he founded Global Youth for Environmental Sustainability, which is an educational platform for youth, which equips young people with the skills necessary for to become a successful green professional. You can also visit their website gyforyes.org. We will also put that website in the chat box for your reference. Currently, he is a consulting as an assistant manager in the outreach department for earthday.org. Must be knowing the Earth Day organization, which is the most significant environmental movement in the world, you can say. And he is currently working there as an assistant manager too. So I welcome Vinayak for our today's webinar. And if you have any questions or comments, all participants can use Q&A section, or you can also put your questions or comments in the chat box. So welcome Vinayak, and I request you to please interact with our youth in our today's webinar. Thank you very much, Avadut. And it's been really nice to see the enthusiasm in the chat box. I'm reading all the messages from the participants all along from the Maharashtra they have joined. So first of all, thank you for this opportunity to present in front of this enthusiastic youth. सो इतने सारे यूथ के सामने जो मुझे बोलने का मौका देने के लिए माइका का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे हम स्टार्ट करेंगे। So yeah, just give me a second. I will share my screen. So meanwhile I am sharing the screen. मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो इंथुजियाज्म है वो वैसे ही बना रखिए, एट द मतलब एंड तक बना रहना चाहिए। So हम स्टार्ट करते हैं। Am I audible and is my screen is visible? Just give me in chat box so that I can. Yes. Yes. Okay. यस, आप मुझे मेरे साथ बात करते रहिएगा चैट बॉक्स के थ्रू। मैं प्रेजेंट करता रहूंगा। इन मीन वाइल आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी ओपिनियंस है, वो आप चैट बॉक्स में डालते रहेगा। इससे एक एक्टिव एंड मोमेंटम बना रहेगा हमारे कॉन्वर्सेशन में। ये नहीं चाहता कि बस मैं अकेला बात करता रहूं। आप भी मेरे साथ जुड़िए और आपके जो ओपिनियंस है वो शेयर करते रहिए इन द चैट बॉक्स। तो बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। तो या हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक वाटर यूनिवर्सिटी की। आप सोच रहे होंगे कि वाटर यूनिवर्सिटी नाम की कोई यूनिवर्सिटी है क्या इंडिया में, लेकिन है। आप इसका खुलासा आगे होगा। क्या है वो यूनिवर्सिटी और कैसे है वो यूनिवर्सिटी है, वो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। सो एक ये यूनिवर्सिटी इस प्रकार की है जो जिस एरिया में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थी या फिर उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन था, वहां का एनुअल एवरेज रेनफॉल जो 500 लेके 600 तक था, जो कि ऐसा माना जाता है कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एवरेज रेनफॉल माना जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि बारिश के दिनों में तो पानी बहुत सारा मिलता था उस कैंपस में, लेकिन बारिश के बाद कुछ महीनों में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जो भी बारिश का पानी उस कैंपस के इसमें जो भी वाटरफॉल होता, तो वो सारा वाटरफॉल बह जाता था। उसका कोई सिक्योर ऐसा रिजर्वायर नहीं था। तो जो भी पानी मानसून के दिनों में वहां पे गिरता था, तो वो सारा बह जाता था। एंड इसके कारणवश ये प्रॉब्लम ये होती थी कि जो कैंपस है, कैंपस की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। एंड इसका परिणाम ये होता था कि वाटर स्कैरिटी इन द सीजन ऑफ द समर सीजन, मतलब जो समर सीजन आता था उसके बाद सारा बारिश का जो पानी था, बारिश के बाद कुछ महीने तो चलता था। बारिश के बाद एक 2-3 महीने काम चल जाता था। जो भी वाटर रिजर्वायर था, जो टंकी में सेव किया है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके थ्रू सारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट वो पूरा होता था। लेकिन जब समर आता था, तब हालात ऐसे होते थे कि डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती थी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वाटर टैंकर्स होते उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। कॉलेज के हॉस्टल्स बिना पानी के रह जाते थे। एंड ये सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से होता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इस परिस्थिति को बदलेंगे। ये जो समस्या हमारे सामने है, उस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। एंड जो लीडरशिप थी, उस कैंपस की लीडरशिप ने वो तय किया कि हम उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उसके तह तक जाके क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है। तो उन्हें ये समझ आया कि वाटर रिजर्वायर हमारे कम है और उसको हमें रिजोनेट करने की जरूरत है। एंड उसका सबसे बड़ा मतलब एक आसान चीज नहीं है कि बस ऐसे ही बोला कि हाँ चलो वाटर रिजर्वायर हम
बिल्ड करते हैं और कल से पानी आ जाना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है या फिर जो ग्राउंड वर्क होता है वो करना पड़ता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया एनएसएस के स्टूडेंट्स या फिर सारे जो स्टाफ है, स्टाफ को इकट्ठा करके। सबसे पहले ये होता है कि लोगों को इकट्ठा करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज होती है। एंड लोग जब एक साथ आते हैं तो ही कुछ चीजें पॉसिबल होती है। इसलिए हम देख रहे हैं इस जो हम पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं कि टुगेदर इज इक्वल टू पॉसिबल। लोग एक साथ आए, उन्होंने श्रमदान के माध्यम से, एनएसएस वॉलेंटियर्स हो या अदर स्टूडेंट्स हो, श्रमदान के माध्यम से उन्होंने फार्म पॉन्ड्स के कंस्ट्रक्शंस किए, जो उनके कैंपस में वेल्स थी उसको रीजनरेट किया, चेक डैम्स बिल्ड किए, ट्रेंचेस बिल्ड किए। एंड आप देख रहे हो दोनों फोटोज में, अगर डिफरेंस आप देखोगे तो जो जो एक्टिविटीज उन्होंने की वो आपके सामने है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी एक समय पे जब पानी के वाटर स्कैरिटी को फेस कर रही थी, वो जो है वो उसके पास आज इतने रिजर्वायर्स हो गए, उसकी जो एक्टिविटीज है वो तो वो उन्होंने ये किए है कि क्रिएशन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, desedimentation and rejuvenation of wells, creation and renovation of trenches all over the campus and recycling of the water। ये एक्टिविटीज कैंपस करने के बाद जो अचीवमेंट हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं था। जो यूनिवर्सिटी वाटर स्कैरिटी फेस कर रही थी, आज उस यूनिवर्सिटी में पानी की कमी नहीं है। एंड बस एक साल के लिए नहीं, अगले 3 साल तक अभी जब बारिश नहीं भी होगी तो भी यूनिवर्सिटी के पास इनफ वाटर रिजर्वायर है टू सेव टू जो उनका रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल तक का, उतना कैपेसिटी उनके पास है। ये किससे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये वाटर मैनेजमेंट से पॉसिबल हुआ। और एक यूनिवर्सिटी है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ, जहां से मैंने मास्टर्स इन एनवायरमेंट साइंस डिग्री एक्वायर की है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी मैंने आपके सामने रखी कि कैसे वाटर यूनिवर्सिटी एज अ शिवाजी यूनिवर्सिटी को पहचाना जाता है। एंड उसका जो काम है वो हम अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। तो आज का जो टॉपिक है मेकिंग सस्टेनेबल कैंपस। एंड उसके पहले भी हम बात कर चुके होंगे, आपने सुना होगा, और आप जो कैंपस में पढ़ते होंगे वहां भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होगी कि कैंपस सस्टेनेबल करने के लिए हमें किन किन चीजों से और किन किन प्लानिंग से जाना पड़ता है, कौन कौन से प्लानिंग हम, कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड मुझे लगता है कि आपका जो इंथुजियाज्म है, जो आपका उत्साह है इस टॉपिक को लेके, तो ये ऐसा ही बना रहेगा एंड तक, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। So before we going ahead, just little about me. As Avdut sir introduced me, I'm not going that deep. I'm just introducing a little about me. That is, I'm Vinayak Sarunkhe, completed Masters in Environmental Science, qualified UGC NET, SET, and post-graduation diploma in Industrial Safety and Health. After the college, I founded the Global Youth for Environment and Sustainability, which is gy4es.org, which is a platform for the youth to enable them and build their capacity to become a successful green professionals through the education। तो यहाँ पे हम स्किल कोर्सेस, छोटे छोटे स्किल कोर्सेस पढ़ाते हैं, तो जो आगे जाके स्टूडेंट्स को ग्रीन जॉब्स फील्ड में ग्रीन प्रोफेशनल बनने के लिए काम आते हैं। एंड जो अभी मैं काम कर रहा हूँ अर्थ डे के साथ, वो तो एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट के लिए काम करती है। अर्थ डे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, जो 1970 में शुरू हुआ था अमेरिका से। आज मोर देन 190 कंट्रीज में ये हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड अर्थ डे के रिगार्डिंग जो जो प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट करने का काम हम इंडिया में करते हैं। सो या अगर आप मिलना जुलना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आप स्क्रीनशॉट करा लीजिएगा और मुझे कनेक्ट हो जाएगा। मुझे खुशी होगी आपके साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि आपका इंथुजियाज्म देख के मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि इतना सारे अच्छे लोग अगर हम एक साथ मिले तो जो जो इश्यूज हमारे सामने हो आसानी से हम उस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो या हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे स्टार्ट हम करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। मतलब एक वर्ड तो हम सुनते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बहुत सारी डेफिनेशंस हर जगह पे हमें मिलते हैं, इंटरनेट पे तो फ्लड है, इंफॉर्मेशन का पूरा भंडार हमारे सामने है, लेकिन एग्जैक्ट सस्टेनेबिलिटी हमें क्या समझ आती है? तो मे भी अगर आपके पास कोई शॉर्ट डेफिनेशन है तो चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन मुझे जो समझ आई मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। मुझे जो समझ आई वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी for future generation to meet their needs। That's the simple definition what I understand from my all readings कि
जो जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमारे को नीड है, हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाए। एंड हम ये इंश्योर करें कि उसकी अवेलेबिलिटी अगले जनरेशन को भी रहे या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, उनकी नीड कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैंने दो वर्ड रेड किए हैं, एक है रिसोर्स, दूसरा है नीड। एंड ये बहुत बहुत बेसिक चीज है जो हम अगर डीपली सोचे कि रिसोर्सेस एंड नीड्स, इसका तालमेल हम कैसे डालते हैं। रिसोर्सेस माने हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेस हम है, मतलब जो जो हम यूज करते हैं उसको रिसोर्स माना जाता है। एंड नीड के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो नीड एंड ग्रिड, ये दोनों चीजें बहुत ही समझने के जरूरी है, समझना जरूरी है कि जहां हमारी नीड खत्म होती है वहां से हमारी ग्रिड शुरू हो जाती है। एंड गांधी जी का आपको फेमस कोट भी पता होगा कि दैट नेचर हैज इनफ टू कंप्लीट ऑल ह्यूमंस नीड्स बट नॉट समवन्स ग्रिड। कि एक आदमी की ग्रिड भी कम पड़ जाएगी, इतना हमारे नेचर के पास मतलब हमारे नेचर के पास इतना सारा संसाधन है कि सारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी। बट इतना नहीं है कि किसी एक की ग्रिड कंप्लीट हो सके। मतलब ग्रिड यानी हव्यास, कि हमारा जो लिमिटेशंस है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब 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 हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर उस पर हम अंकुश नहीं करेंगे या फिर लिमिट नहीं करेंगे तो हमारे जो जो संसाधन है वो भी अपूरे पड़ जाएंगे। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माय रीडिंग, दैट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। सो दिस इज द सस्टेनेबिलिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये जो सारे रिसोर्सेस है कि कौन कौन से रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं जो नेचुरली हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, जो मिनरल्स है हमारे जमीन के नीचे से हम आते हैं, जहाँ से हम अब सारे जो एल्यूमिनियम या स्टील हो, जो भी मेटल हम यूज करते हैं वो सारे मिनरल रिसोर्स होते हैं। कोल रिसोर्स जो एनर्जी तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं, सॉइल रिसोर्स होते हैं, ऑयल रिसोर्स है, विंड एनर्जी एंड एनिमल रिसोर्स, ऑल दोज आर द रिसोर्सेज विच इज available in the nature, it's freely available in the nature। okay, and ये सारे रिसोर्सेस हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फॉर व्हाट, किसके लिए? टू ईज अवर लाइफ, कि हमारी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, इसके लिए ये सारे रिसोर्स हम यूज करते हैं। ओके, हमारे नीड के लिए हम यूज करना बंद कर दिया, हमारे नीड के हम ऊपर चले गए हैं, हम हमारी ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए आज हम इसका रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, एंड अनदर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि सस्टेनेबिलिटी इन कैंपस, कैंपस में क्यों सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, कि बिकॉज यू नो campus is the place where we learn, we share and exchange ideas and come with the innovation, and also we find the solutions for the better future। So campus एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम स्पेंड करते हैं। नॉट ओनली बेस्ट टाइम बट आई कैन से प्रोडक्टिव टाइम। एंड इतना जो अगर हमारी लाइफ का अगर मतलब मान के चलो कि 60 साल की लाइफ है, मैं 60 इसलिए कह रहा हूँ कि एक्टिवली ह्यूमन बीइंग 60 साल तक एकदम एक्टिव रह सकता है या फिर मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है, उसके बाद हो जाता है उसका काम। बट उस 60 साल में पहले 20 साल जो होते हैं वो हमारी लर्निंग और दुनिया को अंडरस्टैंडिंग करके हमारी थॉट प्रोसेस बिल्ड होने का टाइम होता है। एंड देन नेक्स्ट 20 इयर्स होते हैं, उसकी सीमा रेखा पे जो हम होते हैं वो कैंपस में हम होते हैं, हमारे टीन एज, जो आज हमारा ऑडियंस मेजरली टीन एज में है, जो आप सारे लोग जो है वो उस कैटेगरी में आते हो कि आप इस पड़ाव पर हो, आप इस सीमा रेखा पर हो कि आप अभी कुछ साल में जब हमारे मार्केट में जाओगे, हम क्या बोलते हैं उसको, कि दुनिया को फेस करोगे। आज आप सेफ हो, आप कैंपस में हो, आपके मम्मी पापा के साथ आप एकदम सेफ जोन में हो। But when you start earning or when you start working and then you are realizing the real problems, but in this situation, अब ये जमाना नहीं रहा कि हमें स्कूल में कुछ पता नहीं चलता या फिर रियल दुनिया के जो इश्यूज है हमें पता नहीं चलते। आज इंटरनेट के माध्यम से हो या इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के माध्यम से हो, बहुत सारे जो इश्यूज है वो हमें पता चल चुके हैं
और हम अंडरस्टैंड उस पर कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट कम अप विद द सॉल्यूशंस. So that's why in the campus only we spend our best time in our life, where we learn, understand, we share and exchange ideas and innovation, and we come with the better solutions and for the better future. आज स्टूडेंट्स में इतना अवेयरनेस में जब देखता हूँ कि उनको सारे आजू बाजू की जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम करना होता है, उस पर सॉल्यूशंस निकालना होता है. आविष्कार नाम के जो बहुत सारे ऐसे साइंस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां पे वो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को लेके प्रेजेंट करते हैं. सो this is the place where we can really put our energy, and that's why the campus we choose, and how we can make campus sustainable. That's what we are going to discuss in today's session. Okay, so yeah, what makes campus sustainable? So in front of you, you can see four components. Okay, you will see four components where, or the four factors that we can you know take in consideration कि कैंपस सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं. तो सबसे पहले लैंडस्केप, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड चौथा है पब्लिक पार्टिसिपेशन. ये चार फैक्टर्स मेजरली, मतलब इससे ज्यादा भी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट. ये लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी सस्टेनेबिलिटी में शामिल होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चार ब्रॉड कैटेगरीज की है जिसके कारण हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें सस्टेनेबिलिटी हम फिट कर सकते हैं. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि आपको जो जो फैक्टर्स लगते हैं कि सस्टेनेबिलिटी को मतलब सस्टेनेबल कैंपस बनाने के लिए या फिर कंसिडर करने के लिए और कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हम कर सकते हैं. गिव मी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. जस्ट गिव 1 मिनट. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. जस्ट पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हम इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं. पुट इन द चैट बॉक्स. ओके, वाटर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन. पार्थ कह रहे हैं वाटर कलेक्शन. अभिजीत कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. वेरी गुड. धनुष कह रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन. अमित कह रहे रिसाइकलिंग. खुशी कह रही सोलर कैंपस. जीनत कह रही रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्लांटेशन अराउंड. या ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. मैं कैसे वो मैं बताता हूँ. या तो या लेट्स गो अहेड. थैंक यू फॉर द आंसर्स गाइस. तो ये जो फैक्टर्स है उसको वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आता है लैंडस्केप. हम फर्स्ट आते हैं लैंडस्केप के ऊपर. लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप अगर हम देखते हैं तो जहां से कैंपस हम बिल्ड करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक नया कैंपस बनने वाला है. कोई भी नया कैंपस बनने से पहले उस एरिया का पहले सर्वे करना चाहिए. जो जो एरियाज या फिर जो नेचुरल हैबिटेट वहां का है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, जो बेसलाइन सर्वे जिसको बोलते हैं, जो जो लैंडस्केप वहां पे है, वो लैंडस्केप का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मतलब ये चीजें जो मैं फर्स्ट सेक्शन में बताता हूँ वो नए कैंपस के लिए हो, और जो सेकंड सेक्शन में बताऊंगा वो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कैंपस है उस उनके लिए. लेकिन एस्टेब्लिश कैंपस पे भी ये अमल हो सकता है कि जब वो नया कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कोई नई एक्सपांशन कर रहे हैं उनके कैंपस में, तो लैंडस्केप का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंडस्केप मतलब वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उस लैंडस्केप के ऊपर जो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका स्टडी करना. एंड ये इंश्योर करना कि जब हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहां पे हम इंश्योर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए. इंश्योर नेचुरल टोपोग्राफी की नेचुरल टोपोग्राफी जैसी है वैसी रहनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर किसी एरिया में ऑलरेडी छोटा सा हिल है या फिर ऑलरेडी एक पॉन्ड है, अगर वहां पे यूनिवर्सिटी बनना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसा नहीं कि वो हिल जो है वो ब्रेक करके पूरा प्लेन करके वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए या वहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाए, या फिर जो पॉन्ड है उसके ऊपर भराव डाल के वहां जमीन तैयार करके उस पर बिल्डिंग्स बनाए जाए, जैसे कि मुंबई का हुआ. मुंबई पहले 7
आइलैंड्स थे, और उसके बाद जो रिक्लेमिनेशन हुआ वहां पे जो जो दो जमीन के बीच में जो पानी था या दलदल थी वहां पे पूरा रिक्लेमिनेशन किया गया और जमीन अवेलेबल कराई गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज द अगेंस्ट द नेचर एंड द अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन। तो जो जो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच स्टार्ट, मतलब जहां से हम कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है वहां से हम स्टार्ट किए हैं, इसलिए लैंडस्केप ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द सेकंड फैक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड चेंजेस हम करते हैं उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एंड आई मीन टू से ग्रीन बिल्डिंग्स। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रीन बिल्डिंग्स। ओके, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या है? ओके, ग्रीन बिल्डिंग्स कैसे बनती है? बस बिल्डिंग बनाए, उसको ग्रीन पेंट दिया, बन गई ग्रीन बिल्डिंग, राइट? नहीं बनती ऐसी ग्रीन बिल्डिंग, राइट? अगर ग्रीन बिल्डिंग वैसे बनती तो ग्रीन बिल्डिंग वाज लाइक हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारे हमें मार डाला। सो ग्रीन बिल्डिंग वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग विच कलर्ड इन द ग्रीन। ओके, green building is more than that. And I will say what we can say a green building as infrastructure that emits zero carbon. I make very simple definitions, मीन्स मतलब मैं जब पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, तो जब किसी को हम कोई डेफिनेशन बताते हैं, हम बुक वाली डेफिनेशन बताते हैं। आई हेट द लैंग्वेज इन द बुक्स। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करनी है डेफिनेशन? अगर चीजें समझनी है तो इतना सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि सबको समझ आनी चाहिए। सो ग्रीन बिल्डिंग्स क्या है कि 5-6 लाइन्स बता दिए हमने ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर, ऐसी बिल्डिंग वैसी बिल्डिंग नहीं। मैंने 4 शब्दों में डेफिनेशन बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इमिट्स जीरो कार्बन, इट्स द ग्रीन बिल्डिंग। व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई राइट इट। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन व्हाट आई अंडरस्टैंड। एंड इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ग्रीन बिल्डिंग में? ग्रीन बिल्डिंग हम किसको कहते हैं? जब बिल्डिंग जो होती है वो, जिस बिल्डिंग में वाइड एंट्रेंस फॉर सनलाइट, मतलब ऐसी बिल्डिंग जहां पे सनलाइट आने के लिए बहुत सारा वाइड स्पेस हो, जहाँ पे खिड़कियां या फिर विंडोज या फिर दरवाजे बड़े हो, जिसका इस्तेमाल सनलाइट अंदर आने के लिए किया जाए, ताकि दिन में लाइट का इस्तेमाल करना ना पड़े। क्योंकि अगेन हम लाइट यूज करेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे। एनर्जी किससे तैयार होती है? कोल से तैयार होती है। सो कार्बन इमिशन के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम डेली नेचुरल लाइट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इमिशन ऑटोमेटिकली कम होगा। सो we reach the emits zero carbon. Okay, this is the first thing. Second thing, wide entrance for the fresh air. Okay, entrance किस मतलब विंडो होता है या वेंटिलेशन जो होते हैं बिल्डिंग्स के वो होते हैं। एंड फ्रेश एयर के लिए क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन बना रहना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या फिर कि कोई अदर एक्टिविटीज के कारण बिल्डिंग्स में जो गर्म हवा बनती है उसको बाहर जाने के लिए हमें एग्जिट देना चाहिए, एग्जॉस्ट देना चाहिए नेचुरली। मतलब जो एयर फ्लो है वो ऑटोमेटिकली एसी का काम करेगा और बिल्डिंग में हमें एसी यूज नहीं करना पड़ेगा या फिर कम से कम यूज करना पड़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल behind the wide entrance for the fresh air. Third thing is composting and recycling at the place. मतलब बिल्डिंग में जो वेस्ट तैयार होता है वो वेस्ट बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए, वही कंपोस्ट होना चाहिए और वही रिसाइकल होना चाहिए। ये ग्रीन बिल्डिंग का भी प्रिंसिपल आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्डिंग के ऊपर जितना कंस्ट्रक्शन एरिया है उस कंस्ट्रक्शन एरिया में जितना पानी गिरता है वो सारा कंज्यूम करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसको स्टोरेज करना चाहिए या फिर जमीन में उसको परकुलेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। एंड द थर्ड and sorry fourth and most important thing, intelligent use of resource and monitoring. फिर से हम आ गए रिसोर्सेस पे। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रिसोर्सेस के थ्रू। ये सारे हमने जो देखे वो रिसोर्सेस थे, नेचुरल रिसोर्सेस थे। सनलाइट, एयर, वाटर, दोज आर द रिसोर्सेस। एंड इसको इसको अगर हम नेचुरली और नेचुरल तरीके से अगर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि स्मार्ट मीटर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, सेंसर्स यूज करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो कैसे हम कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आज अवेलेबल है और आजकल तो एआई ने धूम मचा रखी है सभी जगह पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, दोज आर एडवांस थिंग्स व्हिच इज वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द बिगर challenges in front of us. So how we manage the resources? The first resource what we need is energy. सबके लिए हम एनर्जी, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है जो एनर्जी यूज नहीं करता। ऐसा कोई है क्या? कोई है तो बताओ, उसका हम
मतलब डिजिटल लगा के सत्कार करेंगे। डिजिटल मतलब डिजिटल, हमारी डिजिटल स्क्रीन पे। अगेन डिजिटल इज अ प्लास्टिक, वी आर नॉट यूजिंग फ्लेक्स डिजिटल, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीन डिजिटल। So yeah, we use energy everywhere. Okay, so that energy should become from the renewable energy. And you know there are three ways of renewable energy: solar farm, wind energy, and waste energy. Okay, waste to energy, वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे भी एनर्जी बन सकती है। देयर आर सेवरल मेथड्स यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट, सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट। स्मार्ट एनर्जी कंजम्पशन, दैट मींस सेंसर बेस्ड ऑन ऑफ सिस्टम। यू माइट हैव सीन इन द क्लासरूम और एनी मतलब जो कॉरिडोर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा आज हो रहा है कि सारे क्लासरूम्स में हम सेंसर्स बिठा रहे हैं। स्मार्ट कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं कैंपसेस के लिए, उस स्मार्ट कैंपस में हम क्या करते हैं, सेंसर बेस्ड ऑन ऑफ सिस्टम लगा देते हैं, ताकि जो अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है, टीचर जब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब बाहर जाते हैं, उसके पीछे उस मतलब स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी पहले से ही चाह रहे होते कि कब एक बार वो बाहर जाए। वो तो ये चाहते हैं कि टीचर से पहले हम ही क्लासरूम से बाहर निकले, क्योंकि उस उनका असली एजुकेशन क्लासरूम के बाहर होता है। सो टीचर चले जाते हैं, स्टूडेंट भी चले जाते हैं, और जो फैन जो लाइट्स ऑन रहती है वो ऑन ही रहती है, क्लासरूम में कोई हो या ना हो वो ऑन ही रहती है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल इतना नहीं होता है कि जाके लास्ट जो निकलता है वो जाके स्विच ऑफ करे। मतलब हम बहुत आलसी लोग हैं, इतना हम कष्ट नहीं उठाते कि जाके लाइट और फैन बंद करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, अरे चलने दो, हमने फी भरी है, फी तो वसूल होनी चाहिए। क्यों? मतलब रिसोर्स जला के कोई फी वसूल करता है क्या? फी वसूल करनी है तो स्टूडेंट, मतलब ये मैं लिटरली सुना है मैंने, मतलब मैं भी स्टूडेंट एज से गुजरा हूँ। आई नो द मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है मतलब ऐसे थोड़ी फी तुम्हारी वसूल होगी। एनीवेज, सो अगर हम वहां पे सेंसर बिठाते हैं तो सेंसर्स बिठा के क्या होता है, वो अगर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है वहां की, उस क्लासरूम की या फिर उस एरिया की, तो ऑटोमेटिकली वो लाइट्स ऑफ, ताकि पावर सेव हो सके। देन स्मार्ट मीटरिंग एंड पावर ग्रिड, जो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको स्मार्ट मीटर के थ्रू ग्रिड को कनेक्ट करते हैं, ताकि जो एक्सेस एनर्जी होती है उसका जो जो एनर्जी है वो बाकी ग्रिड को सप्लाई कर सके, बाकी ग्रिड को वो फीड कर सके। देन एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में आपने देखा होगा एसी हो, फ्रिज हो, उस पर स्टार रेटिंग होता है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट है। हमारे घर में, गांव में पहले एलईडी, मतलब आज तो हम एलईडी सारी जगह पे यूज करते हैं, लेकिन पहले थे आपने देखे होंगे कि येलो कलर के बल्ब आते थे। ओके, टंगस्टन की वायर उसमें होती थी और वो येलो कलर का लाइट इमिट करते थे। देन आ गए सीएफएल, ओके, ट्यूब जैसा आते थे सीएफएल। एंड नाउ वी आर मूव टू द एलईडी। एलईडी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सो हमें एलईडी पे शिफ्ट होना चाहिए। और ऐसे ही इक्विपमेंट्स जो है ज्यादा स्टार वाले, जो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं और उसका प्रोडक्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड थर्ड इज एनर्जी लिटरेसी, सॉरी फोर्थ इज एनर्जी लिटरेसी। हाउ वी बिल्ड अवर एनर्जी लिटरेसी? सो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी लिटरेसी के कोर्सेज चलाता है। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी लिटरेसी एंड वी मस्ट अवेयर अबाउट अवर एनर्जी कंजम्पशन। ओके, आप अगर सीधा कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, तो अगर आप घर में रहते हो, मतलब अगर आप एक यूनिट हाउस को अगर मानते हो, तो आप मान के चलो कि महीने का आपका घर का लाइट बिल जो आता है, एक बार देखिए लाइट बिल, एंड उसमें कितने यूनिट आपके घर ने, मतलब आपके सारे फैमिली ने कितने यूनिट महीने के कंज्यूम किए हैं वो देखो, एंड उसको डिवाइड बाय फैमिली मेंबर्स। ओके, सपोज एक फैमिली है 4 लोगों की, एंड उनको महीने के 100 यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम किए। सो एक एक फैमिली मेंबर ने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। Yeah, it's very easy maths. Yeah, 25, correct. Parth have answered it correctly. So प्रति व्यक्ति 25 यूनिट्स ये कंजम्पशन अगर हम निकाले, एवरेज इंडिया का जो एवरेज निकाले,
एंड वो अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया से तो उससे हम कम है एक्चुअली। ओके, दुनिया का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन से हम कम है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हम ना ही डेवलप्ड कंट्रीज में हैं। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की जाती है प्रति व्यक्ति। मतलब अगर हम जो अभी बात कर रहे थे कि प्रति व्यक्ति एनर्जी कंजम्पशन अगर हम निकालते हैं तो वो सबसे ज्यादा यूएस में है, इंडिया में नॉर्मल है, मतलब ज्यादा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी बराबरी करना है। वो अगर प्रति व्यक्ति 70 80 100 यूनिट यूज कर रहे हैं तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उतना ही करना है। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अभी मेंटेन होती है उस एनर्जी से, उस कंजम्पशन से, सो वी शुड कंटिन्यू विद दैट। ओके, so this is about the smart energy consumption. The next resource is water. It is very very important, and that's why I mentioned the story about the water in my start of this my presentation. So smart water management में आता है स्टॉपिंग वाटर फॉर द पर्कुलेशन। जो जो वाटर हमारे कैंपस में, जो कैंपस का एरिया है, उस कैंपस के एरिया में वाटर का जो प्रेसिपिटेशन है उसको हमें रोकना है। कैंपस के बाहर एक पानी का बूंद भी हमें जाने नहीं देना है। और जो कैंपस होता है उसका मैपिंग, उसके टोपोलॉजी, उसका जोग्राफिकल जो सर्वे है वो करके कहाँ कहाँ हम चेक डैम्स बना सकते हैं, ट्रेंचेस कहाँ लगा सकते हैं, वेल्स कहाँ कर सकते हैं, मतलब फार्म पॉन्ड्स कैसे बना सकते हैं। आपने फार्म पॉन्ड्स पिक्चर्स में देखे, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो फार्म पॉन्ड इज सिंपली अ वाटर रिजर्वायर ऑन द ओपन ग्राउंड। तो वो सारे फार्म पॉन्ड्स, पानी को जो पानी को बहने से बचाना है, रुकना है, पानी को रुकाना है और उसको पर्कुलेट करने के लिए अलाउ करना है। दैट्स, उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होगा और वो जो रिजर्वायर है पानी का, जो हमने ग्राउंड वाटर में रिजर्व किया है, वो हमें साल भर तक, सालों साल हमें वो आगे हम यूज करते रह सकते हैं उसको। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विच इज अगेन फॉर द जो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो राइज करने के लिए काम आता है। देन रीयूज आफ्टर ट्रीटमेंट, बहुत सारा पानी हम ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ देते हैं या फिर ट्रीटमेंट ही नहीं करते बहुत सारी जगह पे। लेकिन वो जो जो वाटर मोस्टली यूनिवर्सिटी में इतना मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको कि केमिकल जो लैब्स होती है, केमिस्ट्री लैब्स या केमिकल लैब्स, तो वहां पे जो पानी का यूज होता है या फिर जो लैट्रिन्स और अदर वाटर का कंजम्पशन होता है उसको रीयूज करके गार्डनिंग पर्पज के लिए तो एटलीस्ट हम यूज कर सकते हैं। सो वो रीयूज आफ्टर ट्रीटमेंट हम जरूर करना चाहिए। एंड जैसे क्लासरूम में होता था कि हम बटन्स ऑन करके चले जाते थे, वैसा ही हमारे लैट्रिन्स में, वो वॉशरूम्स में होता है कि हम चाबी शुरू कर देते हैं और निकल जाते हैं वहां से। वो अगर वहां पे हम स्मार्ट टैब्स यूज करें जो सेंसर बेस्ड होती है, वो अगर हम यूज करते हो तो पानी का कंजम्पशन कम हो सकता है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आते हैं जिसका फ्लो, वाटर फ्लो कम हो सकता है। मतलब आपने बहुत सारे एडवर्टाइज में भी देखा होगा कि फोम बेस्ड वाटर टैब्स होती है, वो मतलब पानी का फ्लो कम कर देती है। ओके, लेकिन वाटर उतना ही मतलब इफिशिएंट, जितना लगता है उतना ही वाटर उससे आता है। सो हम वैसे टैप्स हम यूज कर सकते हैं जो लीकेजेस है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। पानी का जो जो वेस्टेज है वो अगर हम स्टॉप करते हैं तो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट में हम मतलब स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट में हम अच्छे तरीके से वो अचीवमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर अगले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो वो वेस्ट मैनेजमेंट की है। क्योंकि हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टार्ट ही हम मतलब ऐसा करते हैं कि हमारे सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में जो जो हम चीजें यूज करते हैं उससे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। एंड इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि स्टॉप एट द सोर्स। मतलब जो सोर्स हम होता है वेस्ट प्रोड्यूस होने का, वही से हम स्टॉप करें। सो दिस इज द मिनिमल वेस्ट प्रोडक्शन लाइफस्टाइल, हम जिसको बोलते हैं कि प्रोड्यूस ही कम करो। क्योंकि उसको वेस्ट को फिर उसको ट्रीटमेंट करने में, प्रोसेस करने में बहुत सारा हमारा टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी एंड जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो खर्च हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। मतलब हम कैसे कर सकते हैं, हमारे बस कुछ आदतें, जो आदतें होती है वो बदल के हम वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो कम कर सकते हैं। इसको जीरो वेस्ट प्रोडक्शन अगर हम अचीव कर लेते हैं तो उससे ज्यादा, उससे बेस्ट चीज दुनिया में कुछ नहीं होगी। मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें से अगर हम देखें कि एक क्या बोलते हैं उसको, कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि और ऐसा हम खुद से प्रॉमिस करेंगे कि मैं
कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करूंगा। मतलब मैं जो भी एक्टिविटीज करता हूँ उससे अगर कम से कम वेस्ट जितना प्रोड्यूस होगा वो अगर मैं इंश्योर करूंगा तो आगे की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो एक जो है वो बेसिक स्टार्ट से जहां से वेस्ट स्टार्ट होता है वहां से मिनिमम हम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन प्रॉपर सेग्रीगेशन। वेस्ट का प्रॉब्लम क्या है पता है? वेस्ट मतलब जब अगर प्रोड्यूस भी होता है, कुछ वेस्ट अगर प्रोड्यूस भी होता है उसको प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों की दिक्कत ये है कि सारा वेस्ट हम क्या करते हैं, एक थैली में डाला, थैली को बांधा, थैली फेंक दी। उस वेस्ट में व्हाइट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट, कांच के टुकड़े, सब उसी में। मतलब अगर प्रोसेस भी आदमी करना चाहे भाई करे कैसे? अगर इतना सारा मिक्स वेस्ट अगर आपके पास आएगा, हाउ यू विल मैनेज दैट, हाउ यू विल सेग्रीगेट दैट? सो अगर हम आदत बदले हमारी कि हमारे घर में जो डस्टबिन होते हैं उसके दो तीन टाइप करेंगे या फिर दो तीन ऐसा कंपोनेंट्स करेंगे कि जहाँ पे ड्राई वेस्ट एक तरफ, वेट वेस्ट एक तरफ, पेपर वेस्ट और मेटल वेस्ट एंड ग्लास वेस्ट एक तरफ, अगर हम करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। हमारी म्यूनिसिपैलिटी पे जो लोड है वो हम कम कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज ऑन साइट ट्रीटमेंट। अगर ये चीजें, अगर मैं कैंपस के बारे में अगर हम बात करें तो कैंपस में बहुत सारी इस चीजें हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन वे में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सकता है। मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, घर में क्या कर सकते हो, कैंपस में क्या कर सकते हैं। ताकि आज का सब्जेक्ट कैंपस के बारे में है तो मैं ये कहूंगा कि कैंपस में ये पॉसिबल है। अगर एक कॉरिडोर जो है, कॉमन कॉरिडोर जो होते हैं वहां पे अगर हम ऐसे डस्टबिन सेग्रीगेटेड वे में करें। मोस्टली कॉलेज या फिर कैंपस में जो वेस्ट जनरेट होता है वो पेपर वेस्ट ज्यादा से ज्यादा होता है कि लैब्स जो होते हैं वहां पे केमिकल्स आएंगे तो उसके लिए सिस्टम अलग हो सकती है। और कैंटीन्स जो होते हैं वहां पे फूड वेस्ट होता है, जो वेट वेस्ट होता है वहां पे कुछ सिस्टम्स अलग होनी चाहिए। ठीक है। और क्लासरूम में अगर आप वेस्ट कोई प्रोड्यूस करते हो मोस्टली वो पेपर वेस्ट होगा या स्टेशनरीज होगी, तो उसके लिए भी अगर कॉमन कॉरिडोर्स में कुछ डस्टबिन रखते हैं तो वो भी सबसे बेहतर चीज होगी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है कि ऑन साइट ट्रीटमेंट। मतलब जो कैंपस है उसी कैंपस के अंदर ही अगर कुछ ट्रीटमेंट्स बेस्ड मतलब कंपोस्टिंग हो गया या फिर रिसाइकलिंग हो गया वो अगर हम करेंगे तो उससे बेहतर चीज कुछ नहीं होगी। एंड द लास्ट थिंग इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन। campus or university or institute must have a waste management और द वेस्ट पॉलिसी इन देयर कैंपस। मतलब ई वेस्ट का क्या करना है। कैंपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, मशीनरीज होती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कुछ साल बाद खराब हो जाते हैं या आउटडेटेड हो जाते हैं। तो उसका क्या करना है, उसकी पॉलिसी उनकी फिक्स होनी चाहिए। या फिर कैंटीन में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसका क्या करना है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। कैंपस में वेस्ट को लेके कितना ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उसकी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। सो अगर ये पॉलिसी लेवल पे अगर बिल्ड होता है तो ऑटोमेटिकली वो परकोलेट होगा और सारे सिस्टम्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन द कैंपसेस। एंड बहुत सारे कैंपस ने ऐसा किया है। अगर आप किसी कैंपस में देखोगे कि अगर वहां पे मेस है, वहां पे कचरा आपको दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट मैनेजमेंट में। तो या एंड द लास्ट थिंग इज एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली जस्ट यू नो एक्टिविटी जो हम करते हैं, एग्जीक्यूशन जो हम करते हैं उसके साथ लोगों की बिहेवियर चेंजेस में पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम्स वही से स्टार्ट होती है। अगर मान के चलो कुछ आइडियाज एंड इनोवेशंस, मतलब कॉलेज और कैंपस कैंपस में एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आइडियाज एंड इनोवेशंस के लिए जगह होना चाहिए और ओपन स्पेस होना चाहिए। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट मस्ट इंश्योर दैट द स्पेस ओपन स्पेस फॉर एवरीवन हु हैव आइडिया। मतलब सोच के चलो, मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ये सोचता था, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक दो दिन में आपको समझ आता है कि कौन कौन से मतलब कैसा सिस्टम यहाँ का है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको नोटिस हो जाते कि यार ये ऐसा प्रॉब्लम, अगर इससे ज्यादा ऐसा होता या फिर इसके बदले ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन हमारी इतनी करेज या फिर हमारा इतना हिम्मत नहीं होती कि किसी को जाके ये बता दे हमारी आइडिया। एक सिंपल चीज होती है, कोई भी मतलब एक शटर है या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रिल है, और ग्रिल के बदले अगर हम दरवाजा बिठाना चाहते हैं ताकि ग्रिल्स के थ्रू मतलब एंट्री कम हो जाती है या फिर
टाइम ज्यादा लगता है, जो भी मतलब प्रॉब्लम जो भी हो, इशू आप नोटिस करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि एडमिनिस्ट्रेशन को जाके वो बता सके, या फिर किसी नोटिस बॉक्स में वो लिख के कि ये प्रॉब्लम है, या फिर सपोज गार्डन की लाइट दिन भर शुरू रहती है, आप नोटिस कर रहे हो, हर रोज नोटिस कर रहे हो कि गार्डन की लाइट हमेशा ओपन रह रही है, कैंपस के बाहर गार्डन है, गार्डन की लाइट दिन भर ओपन रह रही, आप नोटिस कर रहे हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब अब सपोज एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं है, या फिर उनमें से जो बंदा या फिर जो कर्मचारी जो है वो देखता है उसका ध्यान नहीं है, वो अगर आपको किसी को बताना है तो आपकी हिम्मत नहीं होती, या फिर आपको स्पेस वहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाता कि वहां पे कुछ आइडियाज है, या फिर इनोवेशन है, या फिर जो भी आपकी राय है वो रखनी चाहिए। तो अगर कैंपस में ऐसी एक स्पेस डेवलप की जाए, या फिर एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि स्टूडेंट्स की जो जो आइडियाज है या फिर उनके ओपिनियंस है वो रखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि एक कनेक्शंस हमारा हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ होता है। एज अ स्टूडेंट मैं बहुत सोचता था कि मेरा कैंपस ऐसा होना चाहिए, इन इमेजिनिंग, ओके, मैं इमेजिन करता था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे इसके जगह ये होता तो और अच्छा रहता। और मैं ये दोस्तों के साथ डिस्कस करता था, क्योंकि हमें पता था कि हम दोस्तों के साथ ही उतना खुल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम हमारे टीचर्स को जाके बता सके। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसी स्पेस डेवलप की, ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जो स्टूडेंट्स की ओपिनियंस है, आइडियाज है, वो उनको शेयर किए जाए, तो बहुत चेंज हो सकता है, बहुत अच्छा चेंज हो सकता है। एंड उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स को भी होता है कि यस, वी आर लिसन्ड, मतलब हमारी बातें सुनी गई है। और ये एक अच्छा रेपो बन जाता है स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के बीच में, और स्टूडेंट्स को लगता है कि यस, दिस इज माय इंस्टीट्यूट, दिस इज माय कॉलेज, दिस इज माय यूनिवर्सिटी, ये हमारा है। और जब ये चेंज होता है मेंटेलिटी कि ये एरिया मेरा है, या फिर ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा घर है, जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं तो हम उसका ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम क्लासरूम से बाहर निकलते समय हम ये नहीं सोचेंगे कि यार मैंने फी भरी है, लाइट चलने रहने दो, फैन चलने रहने दो, मैं जाऊंगा, लाइट बंद करूंगा, फैन बंद करूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरी इंस्टीट्यूट है, ये मेरा कॉलेज है। तो ये जो चेंज है मेंटेलिटी में, वो ऐसे सिस्टम से डेवलप होगा। देन बिहेवियरल चेंजेस, यही बिहेवियरल चेंजेस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो बाकी लोग मेरे जैसे सोचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सोचते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो अच्छा सोचते हो, तो उसको उनको कलेक्टिव लेके आके उनको उनके माध्यम से अच्छी चीजें करना, ये कॉलेज का एक बहुत मेजर रोल होता है, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसी स्पेस डेवलप की जाए। Okay, so now we are at the end of the explanation, and now I am introducing you a Star Campus Award, which is for the institutions and celebrating their excellence in environmental practices, which is organized by Earth Day Network India. तो इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था महाराष्ट्र के लिए ओनली। महाराष्ट्र में हमने स्टार कैंपस अवार्ड्स की घोषणा की, हमने यूनिवर्सिटीज को लेटर्स लिखे कि आपकी यूनिवर्सिटीज आपके कैंपस को नॉमिनेट कीजिए स्टार कैंपस अवार्ड्स के लिए। एंड इस स्टार कैंपस अवार्ड्स में जो जो सारी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो उनको हम अवार्ड्स करेंगे। तो बेसिकली स्टार कैंपस अवार्ड्स है क्या? द स्टार कैंपस अवार्ड is on organized by Earth Day Network, is the prestigious competition recognizing and celebrating educational institutes अंडर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, मतलब जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स अच्छी एनवायरमेंट प्रैक्टिस करते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे स्टार कैंपस अवार्ड से। तो इसके लिए कंपटीशन है। दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू हाईलाइट एंड ऑनर्स इंस्टीट्यूट्स demonstrated exceptional commitments to environment sustainability, inspiring others to follow their steps. ओके, तो अगर किसी इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम किया है, अच्छा एक उनका सिस्टम बनाया हुआ है, so other institute can also उनका जो पाथ उन्होंने दिखाया है वो पाथ को फॉलो करके अपना इंस्टीट्यूट भी अच्छा बना सकते हैं। एंड हर किसी इंस्टीट्यूट की ये इच्छा होती है कि हमारी इंस्टीट्यूट भी अच्छा करे। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप सोच रहे हो, एज अ स्टूडेंट आप सोच रहे हो, तो भी ये आपको लगता होगा कि यार मेरे फ्रेंड के कॉलेज को अवार्ड मिला, ये अवार्ड मेरे इंस्टीट्यूट को भी मिलना चाहिए, मेरे कॉलेज को भी ये अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? तो इस अवार्ड्स का फायदा क्या है, क्यों पार्टिसिपेट इसमें होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज मिलता है कि एज अ स्टार कैंपस अवार्ड्स आपको नॉमिनेट किया जाता है नेशनली।
And Earth Day Network is a global network, it's an international NGO. So इंटरनेशनल एनजीओ से आपको अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में मिलेंगी कि लाइक माइंडेड पीपल्स को मिलना, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में, मतलब ग्रीन ऑडिट जो होता है कॉलेज कैंपस, वो उसके लिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती है। सस्टेनेबल फ्यूचर को आप कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक स्टेज मिल जाता है। तो ये मैप जो है, और मैप पे जो जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो कॉलेज की लोकेशन से जिन्होंने हमें अप्लाई किया था। मोर देन 100 एंट्रीज वी हैव रिसीव्ड लास्ट ईयर, एंड हमने 10 विनर्स को अनाउंस किया था। उसकी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे है, किन किन यूनिवर्सिटीज को अवार्ड मिले लास्ट ईयर के। एंड इस साल के जो नॉमिनेशन है वो हम ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी भी वो एप्लीकेशन विंडो ओपन है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट को, अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटीज को नॉमिनेट करना चाहते हो, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट कीजिए। एंड ये जो लिंक आपको दिख रही है, उस लिंक को आप कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड आप उस लिंक पे जाके सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको लगेगा उस कॉलेज का ग्रीन ऑडिट, मतलब जी अगर आप इस किसी कॉलेज के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप किसी टीचर या फिर किसी कोऑर्डिनेटर को पूछिए कि ऐसा ऐसा हम कंपटीशन है और हम अप्लाई उसमें करना चाहते हैं, क्या हमारे कॉलेज का ग्रीन ऑडिट हो चुका है। अगर हो चुका है तो वेल एंड गुड, वो फाइल आप लीजिए और सिंपली यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आपको या किसी पिछले ईयर्स का तो जरूर ग्रीन ऑडिट हुआ होगा, या फिर आपको एक प्रेजेंटेशन करना है जो ग्रीन ऑडिट में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फॉर्मेट है यहाँ पे, आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा उसका एक फॉर्मेट। तो वो डाउनलोड करके उसमें इंफॉर्मेशन आप फिल कीजिए, वहां पे आप वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द एक अच्छी कंपटीशन हम रन करें, जहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन हो और सारे यूनिवर्सिटीज सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़े, ये हम चाहते हैं। इसलिए हमने कंपटीशन लॉन्च किया है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज लीजिए, ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। ओके। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू, बिकॉज इतने देर तक मुझे आपने पढ़ा, क्योंकि आजकल तो कोई किसी की बात सुनता नहीं, लेकिन इतने समय से मैं देख रहा हूँ आपने मेरी बातें सुनी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, या कोई डाउट्स है, या फिर कोई ओपिनियंस भी है, तो यू ऑल आर वेलकम।